जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख वैज्ञानिक और उसके खोज की। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में खोज और उसके खोजकर्ता से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप इन सभी वैज्ञानिक से परिचित नहीं होते हैं तो फिर आपके लिए ये एग्जाम हॉल में मुश्किल का कारण बन जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि ऐसे लोग जो हैं वो आपके वास्तविक जीवन में नहीं मिलते हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जाम पास करने के लिए इन सभी वैज्ञानिकों से परिचित होना लाजमी है या आप कह सकते हो अनिवार्य है। तो आइए हम लोग अपने इसी कड़ी में डिस्कस करते हैं कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और उसके खोज की, और साथ ही विश्लेषण के अंत में हम लोग इससे संबंधित वन लाइनर जो कि आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं उसके प्रमुख खोज कौन कौन से हैं। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के सामने पहले कौन आ जाते हैं, तो सर पहले आ जाते हैं हेनरी बैक्वेरेल। ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, हेनरी बैक्वेरेल पढ़ते हैं। ध्यान देंगे, पिक्चर आप सभी देख पा रहे होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं सर। और इसका जो जीवन काल रहा है वो 1852 से 1908 तक का रहा है, यानी कि इनका जन्म 1852 में हुआ था और मृत्यु 1908 ईस्वी में हो गई थी। मेरे मित्र, हेनरी बैक्वेरेल से संबंधित आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सभी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आप सबों को कंफ्यूज नहीं होना है। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हेनरी बैक्वेरेल नामक वैज्ञानिक थे, इसका जो जीवन काल रहा है वो कहां से कहां तक, 1852 से 1908 तक। 1852 में इसकी जन्म हुई, मृत्यु 1908 में हो गई। अगर हम लोग इस वैज्ञानिक के प्रमुख खोज की बात करें, अगर हम लोग इस वैज्ञानिक के प्रमुख खोज की बात करें तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इनका जो प्रमुख खोज था उसमें सबसे पहला क्या था, तो सबसे पहला था रेडियो सक्रियता। सबसे पहला क्या था, रेडियो सक्रियता। ध्यान में रखिएगा कि रेडियो सक्रियता को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और रेडियो एक्टिविटी के खोज में इनका आप कह सकते हो कि बहुत ही अहम रोल था। और साथ ही साथ इन्होंने गामा रे की भी खोज करी थी। इसकी सर, गामा किरण की भी खोज करी थी। तो हेनरी बैक्वेरेल का जो प्रमुख खोज है वो आपका रेडियो सक्रियता है और साथ ही साथ गामा रे है। आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता थे, तो आप कहेंगे हेनरी बैक्वेरेल। गामा रे के खोजकर्ता थे, आप कहेंगे हेनरी बैक्वेरेल। मेरे मित्र, एक और चीज आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि हेनरी बैक्वेरेल को 1903 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। हेनरी बैक्वेरेल को 1903 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ध्यान में आपको यहाँ पे ये रखना है कि हेनरी बैक्वेरेल को जो 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वहां पे जो पुरस्कार था वो साझा वाला पुरस्कार था, क्योंकि रेडियो सक्रियता की खोज में कहीं ना कहीं मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी का भी योगदान रहा है। तो मैरी क्यूरी, पीरे क्यूरी और हेनरी बैक्वेरेल, इन तीनों को सम्मिलित रूप से 1903 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिनको मैरी क्यूरी, पीरे क्यूरी के साथ 1903 में सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, तो आप कहेंगे हेनरी बैक्वेरेल। बहुत सारे मित्र यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी ये चीज हमको याद नहीं रह पाता है कि जो हेनरी बैक्वेरेल नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने रेडियो सक्रियता और गामा रे की खोज करा था। भाई मेरे, इसको आप अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके भी याद रख सकते हैं, याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर किसी का मूड फ्रस्ट्रेट हो जाता है और आप उसके सामने में जा करके रेडियो बजाएंगे और वो भी फुल वॉल्यूम में, या गाना चलाएंगे फुल वॉल्यूम में, तो जो फ्रस्ट्रेट आदमी है वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और उसके मुंह से क्या निकलेगा, अरे यार हटो इधर से, क्या बेकार में गाना बजा करके, अरे यार हटो इधर से, क्या बेकार में गाना बजा करके। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो क्या बेकार में गाना बजा करके, तो गाना आप किससे बजा रहे हैं, रेडियो से बजा रहे हैं। तो रेडियो से बेकार में गाना बजा रहे हो, या फिर यहां से हट जाओ, रेडियो से बेकार में गाना इतना लाउडली मत बजाओ, इस तरह के शब्द निकलते हैं। तो बस यहाँ पे उसी परेशान इंसान का चेहरा आपको अपने माइंड में रखना है
कि कोई दोस्त है जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, उसके सामने गए, रेडियो बजा दिए फुल वॉल्यूम में, तो वो फ्रस्ट्रेटियाइल दोस्त जो है वो हमसे बोल रहा है कि यहाँ से हटाओ, रेडियो को बेकार में गाना बजा रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हटाओ, रेडियो को बेकार में गाना बजा रहे हो। बस आपको यही चीज ध्यान में रखना है कि रेडियो और बेकार गाना, रेडियो और बेकार गाना। तो गाना से आप गामा कनेक्ट कर लीजिएगा सर, गाना से गामा कनेक्ट कर लीजिएगा, और बेकार से आप बेकुरल कनेक्ट कर लीजिएगा, और रेडियो से आप रेडियो एक्टिविटी कनेक्ट कर लीजिएगा। रेडियो से रेडियो एक्टिविटी कनेक्ट कर लीजिएगा। आपको ये चीज याद रहेगा कि हेनरी बेकेरेल नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसकी खोज करा? तो आप कहेंगे रेडियो एक्टिविटी और गामा रे की खोज करा। तो जब भी हेनरी बेकेरेल नामक वैज्ञानिक आपको कहीं पे भी दिखे, आपके माइंड में फ्रस्ट्रेट दोस्त का चेहरा याद आना चाहिए कि जब वो फ्रस्ट्रेट था तो हमने उसके सामने रेडियो फुल वॉल्यूम में जब रेडियो से गाना बजाया, तो उन्होंने क्या बोला कि अरे यार हटाओ यहां से, बेकार में रेडियो से गाना बजा रहे हो। तो यहाँ पे 3 ही टर्म को आपको सेलेक्ट करना है, रेडियो, बेकार और गामा। मतलब गाना से आपका गामा हो जाएगा, बेकार से बेकुरल, और रेडियो से आपका रेडियो एक्टिविटी। तो आप इस तरह से भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। किसी भी चीज को याद रखना सर बहुत ही आसान होता है, बस आप उसको किसी ऐसे चीज से रिलेट कर लीजिए जो आपको लगातार याद रहे। बाकी इनके बारे में एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था, और उस संयुक्त रूप में कौन कौन थे? तो सर मैरी क्यूरी थे और पियरे क्यूरी थे। आप कहेंगे चलो सर ये तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन जब आपने यहाँ पे गामा रे की बात करा, तो कभी कभी हमारे एग्जाम में तो एक्स रे के खोजकर्ता कौन थे इसके बारे में पूछ लिया जाता है। बहुत सारे मित्रों को याद रहता है, बहुत सारे मित्र कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आज से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां पे भी आपको एक्स रे मिलेगा, तो बस आप हमारा शब्द याद रखिएगा कि आलोक सर ने बताया था कि एक्सरे करवाना है तो डॉक्टर रंजन के पास जाना है। क्या ध्यान में रखना है कि हमने कहीं पे वीडियो देखा था और वहां पे मास्टर बता रहा था कि अगर आपको एक्सरे करवाना हो तो किसके पास जाना है? डॉक्टर रंजन के पास जाना है। किसके पास? डॉक्टर रंजन के पास। तो आप सबों को ये याद रहेगा कि एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे डॉक्टर रंजन नहीं थे, सिर्फ आपको याद रखना है रंजन। कौन थे सर? रंजन नामक वैज्ञानिक थे। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। बस छोटा सा बात है कि सर ने बताया था कि जब भी एक्सरे कराना होगा डॉक्टर रंजन के पास जाएंगे। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सरे के खोजकर्ता कौन है, तो आपके ऑप्शन में रंजन रहेगा, और आप बिना कुछ सोचे समझे रंजन को टिक करेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले वैज्ञानिक की। उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं सर अगले वैज्ञानिक की, और अगले वैज्ञानिक हैं हेनरी कैवेंडिश। इनका भी साइंस में बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। फिगर आप सभी देख पा रहे होंगे, और इनका जो पूरा जीवन काल रहा है वो कहां से कहां तक का रहा है? तो 1731 से 1810 तक का इनका जीवन काल रहा है। मतलब क्या हुआ कि 1731 में इनकी जन्म हुई और 1810 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हेनरी कैवेंडिश जो वैज्ञानिक थे, ये बेसिकली किसके लिए जाने जाते हैं? अगर हम इसके प्रमुख खोज की बात करें, अगर हम लोग इसके प्रमुख खोज की बात करें, तो हम सबों की जुबान पे एक ही चीज रहता है कि गुरुजी इन्होंने तो हाइड्रोजन का खोज करा। किस चीज का खोज करा? हाइड्रोजन का खोज करा। आप लोगों ने कई दफा याद किया है कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश को माना जाता है। ध्यान में रखिएगा कि इसका आप हिंदी नाम भी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेनरी कैवेंडिश हिंदी नाम आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, और बेसिकली आपको याद रहता है कि इन्होंने हाइड्रोजन की खोज करा। लेकिन आप सबों को यह ध्यान में रखना है कि जो हेनरी कैवेंडिश साहब थे, इनका अगर हम लोग हाइड्रोजन के अलावे प्रमुख खोज की बात करें, तो इन्होंने ही किसकी खोज करा था? तो सर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की खोज करा था। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो मान है उसकी खोज करा था। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान सबों को मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का वैल्यू कितना होता है? आप सभी कहते हैं गुरुजी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि हेनरी कैवेंडिश साहब ही थे
जिन्होंने क्या करा था, तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि जो आपका कैपिटल जी होता है उसके वैल्यू का खोज करा था। किसके सहायता से? मरोड़ी तुला के सहायता से। किसके सहायता से? तो सर मरोड़ी तुला के सहायता से। और साथ ही साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की खोज करने के अलावे इन्होंने पृथ्वी के घनत्व को भी मापा था। पृथ्वी के घनत्व को भी मापा था। पृथ्वी के घनत्व को भी मापा था या पृथ्वी के घनत्व को मापा, यह भी इसके प्रमुख खोज में आता है। आपको यहां पे यह ध्यान में रखना है कि पृथ्वी के घनत्व को मापने के लिए इन्होंने जो प्रयोग करा, पृथ्वी के घनत्व को मापने के लिए इन्होंने जो प्रयोग करा उसको क्या बोला जाता है? सर उसको कैवेंडिश प्रयोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैवेंडिश प्रयोग बोला जाता है। तो मेरे मित्र यहां पे आपको थोड़ा सा इसको उल्टा शब्द में भी या उल्टा सेंटेंस में भी याद रखना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कैवेंडिश प्रयोग का उपयोग किया जाता है या उपयोग किया गया था, तो आप कहेंगे पृथ्वी के घनत्व को मापने में। क्या कहेंगे कि कैवेंडिश प्रयोग का जो इस्तेमाल हुआ था या जो कैवेंडिश प्रयोग किया गया था वो किसके लिए किया गया था? तो पृथ्वी के घनत्व को मापने के लिए किया गया था। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। न सिर्फ आप ये ध्यान में रखेंगे कि हेनरी कैवेंडिश ने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की खोज करा, बल्कि आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ही ने क्या करा था? तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि कैपिटल जी के मान का खोज करा था, जिसका वैल्यू आप सबों को याद रहता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी के घनत्व को मापा गया, आप कहेंगे सर सर्वप्रथम कैवेंडिश के द्वारा मापा गया। और पृथ्वी के घनत्व को मापने के लिए जो कैवेंडिश ने प्रयोग करा था उसको क्या बोला जाता है? कैवेंडिश प्रयोग बोला जाता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। एक सबसे अहम चीज जो आप सबों को ध्यान में रखना है कि जब कैवेंडिश हाइड्रोजन को खोजने के लिए या हाइड्रोजन को एक तत्व के रूप में स्थापित करने के लिए अपना प्रयास कर रहे थे, तो उस वक्त वो हाइड्रोजन को क्या कहते थे? तो उस वक्त वो हाइड्रोजन को ज्वलनशील हवा कहते थे। क्या कहते थे? ज्वलनशील हवा कहते थे। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक या कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जो हाइड्रोजन को ज्वलनशील हवा कहा करते थे, तो आप कहेंगे हेनरी कैवेंडिश। क्या कहेंगे? हेनरी कैवेंडिश। तो क्या क्या याद रखना है कैवेंडिश के बारे में? आपको याद रखना है कि हेनरी कैवेंडिश की जो प्रमुख खोज थी उसमें उन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा, हाइड्रोजन को वो ज्वलनशील हवा कहते थे, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मान की खोज की, पृथ्वी के घनत्व को मापा, पृथ्वी के घनत्व को मापने के लिए जो प्रयोग किया वो कैवेंडिश प्रयोग के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे मित्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का खोज ये किया तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की खोज किसने करा? भाई न्यूटन ने करा। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलग चीज है जो आपको यह बताता है कि दो मासेबल ऑब्जेक्ट अगर कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो उसके मास के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है जो न्यूटन के द्वारा दिया गया, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का वैल्यू है वो किसके द्वारा बताया गया? तो सर कैवेंडिश के द्वारा बताया गया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग अपने अगले वैज्ञानिक की। हम लोग का जो अगला वैज्ञानिक है वो है जॉन डाल्टन। हिंदी में आप सभी इसको जानते होंगे सर, जॉन डाल्टन इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये एक्चुअली में पेशे से एक टीचर थे, ठीक है, और इनका जो जीवन काल रहा वो सर 1766 से लेकर के 1844 तक का रहा। 1766 में इसका जन्म हुआ और 1844 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मेरे मित्र अगर जॉन डाल्टन के प्रमुख खोज की बात की जाए, जॉन डाल्टन के प्रमुख खोज की बात की जाए तो आप सभी ध्यान में रखना कि इनका प्रमुख खोज में पहला खोज था परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करना। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करना, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करना, प्रतिपादन करना इनका पहला आप कह सकते हो कि मतलब ये पोस्टुलेट था, थ्योरी था एटम के बारे में। क्योंकि जिस वक्त जॉन डाल्टन एटम को समझ रहे थे उस वक्त और कोई भी ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जो एटम को समझ रहे थे। ध्यान में रखेंगे
कि जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था, परमाणु सिद्धांत था, ये बेसिकली किस पे डिपेंड था? तो सर जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था, ये जो केमिस्ट्री के फंडामेंटल लॉ होते हैं उस पे डिपेंड था, जिसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोला जाता है, यानी कि रासायनिक संयोजन का नियम बोला जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम पे आधारित था? तो आप कहेंगे रासायनिक संयोजन के नियम पे आधारित था। तो प्रमुख खोज में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करना। दूसरा, जो गुणित अनुपात का नियम था, जो गुणित अनुपात का नियम है, था नहीं, है ही सर, गुणित अनुपात का नियम, ये भी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो गुणित अनुपात का नियम भी जो है वो जॉन डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि गैसों के आंशिक दाब नियम, गैसों के आंशिक दाब नियम का प्रतिपादन किसने करा? गैसों के आंशिक दाब नियम का भी प्रतिपादन किसने करा? तो सर जॉन डाल्टन ने ही करा था। जॉन डाल्टन के बारे में आप ये तीनों प्रमुख खोज आप अपने माइंड में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सर उपयोगी है। आपके एग्जाम में इस तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आपसे जरूर पूछा जाता है। तो अगर बात की जाएगी जॉन डाल्टन के लाइफ की, तो आप कहेंगे लाइफ शेड्यूल 1766 से 1844 तक का था। दूसरा, अगर इसके प्रमुख खोज की बात की जाए तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, गुणित अनुपात नियम दिया और गैसों के आंशिक दाब नियम का प्रतिपादन किया। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डाल्टन ने ही तत्वों को एक सिंबल के रूप में प्रेजेंट करा था, जिसको तत्वों के लिए क्या कहा गया था? पिक्टोग्राफ कहा गया था। आप कहेंगे पिक्टोग्राफ क्या होता है? तो मेरे मित्र, बहुत सारा इमोजी आप इस तरह से देखते हैं, इसको हम लोग पिक्चर के रूप में क्या बोलते हैं? तो सर पिक्टोग्राफ बोलते हैं, लेकिन मोबाइल फॉर्म के भाषा में इसको हम लोग इमोजी बोलते हैं। तो डाल्टन ने जिस वक्त ये तत्व के बारे में स्टडी कर रहे थे, परमाणु के बारे में स्टडी कर रहे थे, उस समय इन्होंने कुछ अलग अलग सिंबल का यूज करा था, अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल करा था इस तरह से, जो क्या कहलाता है? तो सर तत्वों का पिक्टोग्राफ कहलाता है। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि तत्वों के प्रतीक को एज अ पिक्टोग्राफ किसने रिप्रेजेंट करा? जॉन डाल्टन ने रिप्रेजेंट करा। किसने रिप्रेजेंट करा? जॉन डाल्टन ने रिप्रेजेंट करा। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने करा। गुणित अनुपात का नियम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं, यह भी रासायनिक संयोजन का नियम है, किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया। गैसों के लिए जो आपका पार्शियल लॉ ऑफ प्रेशर होता है, यानी कि आंशिक दाब नियम है, वो किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन ने करा। तो उम्मीद करते हैं आप इनसे संबंधित भी प्रमुख खोज को अपने माइंड में सेट कर पाए होंगे, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग अपने अगले साइंटिस्ट की। अगले साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नाम सुने होंगे आप लोग। हिंदी में इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हिंदी में कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं सर। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इनको क्या बोला जाता है? नाभिकीय भौतिकी का जनक बोला जाता है। नाभिकीय भौतिकी का, नाभिकीय भौतिकी का जनक बोला जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे बोला जाता है, आप कहेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड को बोला जाता है। अगर बात करेंगे इसके जीवन काल की, तो इनका जीवन काल 1871 से 1937 तक रहा है। 1871 से 1937 तक रहा है। बाद बाकी पिक्चर आप सभी देख पा रहे हो मेरे मित्र। जरूरी यहाँ पे ये नहीं है कि इनका जीवन काल कब से कब तक रहा है, जरूरी ये है कि इन्होंने जो काम करके चले गए हैं, उस काम से संबंधित जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो काम क्या है, यानी कि इनकी प्रमुख खोज क्या है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब का अगर हम प्रमुख खोज की बात करें, तो प्रमुख खोज में पहला है परमाणु नाभिक का खोज करना, यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले परमाणु के अंदर नाभिक की खोज की थी, यानी कि परमाणु के नाभिक की खोज की थी। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि परमाणु के लिए नाभिकीय सिद्धांत, परमाणु के लिए नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। परमाणु के लिए नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन,
प्रमुख खोज में पहला क्या, तो सर परमाणु के अंदर नाभिक को खोजा और इसीलिए इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक बोला जाता है। और फिर परमाणु के लिए इन्होंने क्या दिया, तो सर नाभिकीय सिद्धांत दिया। ध्यान में रखिएगा कि परमाणु के लिए जो रदरफोर्ड साहब के द्वारा नाभिकीय सिद्धांत दिया गया था उसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। यानी कि परमाणु के लिए नाभिकीय सिद्धांत जो है वो बेसिकली क्या कहलाता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहलाता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहलाता है। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे इसके परमाणु मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल प्लैनेटरी मॉडल के नाम से जाना जाता है, या फिर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो निम्नलिखित में से और किस मॉडल के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे प्लैनेटरी मॉडल के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखेंगे कि परमाणु के लिए जो नाभिकीय सिद्धांत रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, परमाणु के लिए जो नाभिकीय सिद्धांत रदरफोर्ड साहब के द्वारा दिया गया था वो एक्चुअली किस पे बेस्ड था, तो सर अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग फिनोमिना पे बेस्ड था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको रदरफोर्ड 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 स्कैटरिंग रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। तो आपको रदरफोर्ड के बारे में क्या सब याद रखना है, रदरफोर्ड के बारे में आपको ये याद रखना है कि इनका जीवन काल 1871 से 1937 तक रहा। प्रमुख खोज की बात की जाए तो परमाणु के नाभिक की खोज करा, साथ ही साथ परमाणु के लिए इन्होंने नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परमाणु के लिए नाभिकीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया उसी को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ही प्लैनेटरी मॉडल कहा जाता है। और प्लैनेटरी मॉडल को समझाने के लिए, यानी कि जो एटम की संरचना है वो जस्ट लाइक ए प्लैनेट की तरह है, इस चीज को समझाने के लिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा उस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो रदरफोर्ड के बारे में आप इतना सा पॉइंट अपने माइंड में रख सकते हैं, आपके एग्जाम में 100% इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले साइंटिस्ट की, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले साइंटिस्ट की। आपका अगला साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर। मेरे मित्र, अगर इनके जीवन काल की बात की जाए तो इनका जीवन काल 1749 से लेकर के 1823 तक रहा है। 1749 से लेकर के 1823 तक रहा है। और एडवर्ड जेनर के बारे में अगर बात किया जाए प्रमुख खोज की, इनके बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने चेचक के टीके की खोज करा था। चेचक के टीके की खोज करा था। और आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज करा, आप कहेंगे एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज करा था। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एडवर्ड जेनर को क्या बोला जाता है, इम्यूनोलॉजी का पिता बोला जाता है। इम्यूनोलॉजी का जनक बोला जाता है। इम्यूनोलॉजी का जनक बोला जाता है, यानी कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है, आप कहेंगे एडवर्ड जेनर। इसके प्रमुख खोज तो सर चेचक के टीके की खोज करा, और साथ ही इसका जीवन काल तो 1749 से 1823 तक। मेरे मित्र, अगर आपको इतना सा बात आपके माइंड में है तो यकीन मानिए कि आप इन छोटे से वीडियो से यहां तक से आप 10 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
और उस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क के रूप में सम्मिलित करा है। अगर आप इस वीडियो को थ्रूली देखे हैं तो मेरे ख्याल से जो वन लाइनर आपके सामने है इसका जवाब आप नीचे कमेंट में आसानी से दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पहला क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। अभी जस्ट मैंने बताया है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, ये भी मैंने बताया है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्स रे की खोज किसने की थी। फिर है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मान को सर्वप्रथम किसने बताया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के खोजकर्ता थे। और नौवां आपका है प्लानेटरी मॉडल के नाम से जाना जाता है। और वैज्ञानिक जो हाइड्रोजन को ज्वलनशील हवा कहते थे वो कौन से वैज्ञानिक थे। भाई मेरे, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है तो आप इन सभी वन लाइनर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही आपका जो ये वन लाइनर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी वन लाइनर का आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा और आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाए होंगे। और साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।